एजुकेशन एकलव्य में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद को देखा था। इसमें हम राष्ट्रवाद को देखेंगे, आगे पढ़ेंगे उसके दृष्टिकोण। इसमें हम राष्ट्रवाद के अध्ययन के जो दृष्टिकोण, जैसे कि औपनिवेशिक राष्ट्रवाद, एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण और निम्न या मध्यवर्गीय दृष्टिकोण पे हम चर्चा करेंगे। इसमें पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, राष्ट्रवाद क्या है और उसकी क्या अवधारणा है, उसके विकास की क्या प्रक्रिया रही है, उस पर हम चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन, परिचय में राष्ट्र के प्रति निष्ठा और उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखने का सिद्धांत राष्ट्रवाद कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, निष्ठा, प्रगति, उसके मतलब सम्मान में जो नियम आदर्श बनाए गए उन्हें सिद्धांतों को राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्रवाद ये विश्वास है कि लोग का ये समूह या इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करते हैं। यानी वो चाहे किसी भी इतिहास के हों, किसी परंपरा को, किसी भी भाषा, कोई भी भाषा बोलते हो, किसी भी जाति को या जातिवाद के हों, ठीक है, इन सभी की संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत यानी एक बनाना होता है, ठीक है, जो राष्ट्रवाद कहलाता है। अब राष्ट्रवाद को समझने से पहले ये आप राष्ट्रवाद पे लिखेंगे। आप राष्ट्रवाद को समझने से पहले राष्ट्र को समझना आवश्यक है, क्योंकि जब राष्ट्र रहेगा जब तो राष्ट्रवाद होगा। इसलिए राष्ट्रवाद को समझने के लिए पहले राष्ट्र को समझना है। राष्ट्र उस राज्य को कहते हैं, यानी राष्ट्र उस राज्य को कहते हैं जिसके निवासी में राष्ट्रीयता की भावना विद्यमान हो, यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम हो, सहानुभूति हो, सम्मान हो, अपने देश के तिरंगे का सम्मान हो, ठीक है, उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी राष्ट्र उस राज्य को कहते हैं जिनके निवासियों में, यानी जो वहाँ निवास कर रहे हैं, राष्ट्रीयता की भावना विद्यमान हो, ठीक है, और परस्पर एक होने की अनुभूति हो, यानी एक साथ रहने की अनुभूति हो। इस प्रकार राष्ट्रवाद एक भावना है, एक आस्था है। अगर सब अलग अलग रहेंगे तो राष्ट्रवाद नहीं होगा। सभी को एक साथ एकजुट राष्ट्र, अपने देश या राज्य के प्रति एकता को राष्ट्रवाद में आप देख सकते हैं, ठीक है, जिसके अनुसार संबंधित समुदाय, परंपराएं, इतिहास, स्थान, जाति, धर्म व संस्कृति के आधार पर एक माने जाते हैं। यानी आप किसी भी जाति, धर्म या किसी से भी हो, आप एक माने जाओगे राष्ट्रवाद में, ठीक है। अब देखेंगे आधुनिक काल में क्या है कि जन समुदाय की राष्ट्रीय भावना को राष्ट्र में विकसित होता देखता है। पश्चिम देशों में किसी एक वर्ग, समूह, जाति या धर्म के लोग ही रहते हैं, इसलिए उन्हें राष्ट्र कहा जाता है। यानी कहना के मतलब है कि जो आधुनिक काल है, उन समुदाय की जो राष्ट्रीय भावना को राष्ट्र में विकसित होता दिखता है, वो पश्चिमी देशों में क्या होता है कि एक वर्ग के जो समूह, जाति या धर्म के लोग एक ही साथ रहते हैं, उन्हें राष्ट्र कहा जाता है। फिर राष्ट्र व्यक्तियों के जन्म स्थान से भी जुड़ा होता है। पहली बात तो जो राष्ट्र होता है वो व्यक्तियों के जन्म स्थान से, क्योंकि मैं भाई इंडिया में पैदा हुआ हूँ, मैं अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान रखूंगा, ठीक है। एक ऐसी प्रजाति के लोगों को जहाँ एक जगह रहते हैं, एक समान भाषा बोलते हैं और एक इतिहास से बंधे होते हैं, वह एक राष्ट्र में रहते हैं। यानी ऐसी कोई जगह या प्रजाति, जो लोग जहाँ रहते हैं, एक भाषा बोलते हैं और एक संस्कृति हो, एक इतिहास हो उनका, तो वो राष्ट्र एक के राष्ट्र में रहते हैं। उसके बाद ब्रिटिश दार्शनिक अर्नेस्ट ग्लेनर राष्ट्रवाद को एक राजनीतिक धारणा मानते हैं तथा एडरसन सांस्कृतिक संदर्भ में राष्ट्रवाद को समझने की कोशिश करते हैं। ये दो विचारक रहे हैं जो राष्ट्रवाद में महत्वपूर्ण, राष्ट्रवाद की अवधारणा, राष्ट्रवाद को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्नेस्ट गर्नल कहते हैं कि राष्ट्रवाद एक राजनीतिक अवधारणा है, और वहीं एडरसन मानते हैं कि जो सांस्कृतिक संदर्भ में राष्ट्रवाद को समझने की कोशिश करते, कहते हैं कि जो राष्ट्रवाद है वो संस्कृति है एक तरह से, और संस्कृति में ही सम्मान होता है। ग्लेनर कहते हैं कि उनकी बुक है राष्ट्र एवं राष्ट्रवाद, जो 11वीं से 18वीं साड़ी लिख गया, ये सदी है, ये 18वीं और 11वीं से 18वीं में सदी है, कि औद्योगिकृत समाज में कोई संबंध स्थान रूप से नहीं बना पाता है, क्योंकि ये समाज प्रतिस्पर्धा से परिपूर्ण है। यानी जो औद्योगिक समाज है वो, उसमें कोई संबंध इसलिए नहीं बना पाता क्योंकि इसमें प्रतियोगिता होती रहती है एक दूसरे के, मतलब मैं आगे निकलूंगा, नहीं मैं आगे जाऊंगा, यानी प्रतिस्पर्धा से परिपूर्ण है तथा निरंतर गतिशील रहती है ये औद्योगिक इसमें, इसलिए कोई
कुछ मूल्य विचारधारा है जिनको समाज मान्यता ही दी का ना हो जरूरी है, यह मूल्य राष्ट्रवाद है। जे.एस. रोज कहते हैं कि जो राष्ट्रवाद हद की एक ऐसी एकता है जो एक के बारे में बनकर नहीं टूटती। यानी जे.एस. रोज एक विचारक हैं जिन्होंने कहा कि जो राष्ट्रवाद एक हद की एक ऐसी एकता है, मतलब हद में एक ऐसी प्रेम भावना है जो एक बार तो बनती है लेकिन हम कभी टूटती नहीं है ये। ठीक। यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था के टूटने के बाद राष्ट्रों में राष्ट्र की भावना एक विकास हुआ। यानी यूरोप में जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसके टूटने के बाद क्या हुआ, जो राष्ट्रों में राष्ट्र की भावना थी उसका विकास हुआ। उनके राजनीतिक चिंतकों की रचनाओं ने यूरोप में राष्ट्रीयता की चिंगारी को जलाए रखा, जिसमें दांते तथा मैकियावेली आदि का नाम उल्लेखनीय है। यानी दो यूरोपियन विचारक हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक में राष्ट्रवाद की चिंगारी को जलाए रखा, दांते और मैकियावेली। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन द्वारा लड़ी गई लड़ाइयाँ और औद्योगिक क्रांति सभी ने राष्ट्रवाद की भावना को पनप पनपना के अवसर प्रदान किए, यानी पनपने के अवसर प्रदान किए। ये पनपना लिख गया, ये मिस्टेक हो गया लिखने में। ठीक है। पनपने का अवसर प्रदान किए। परिणाम स्वरूप जर्मनी और इटली जैसी शक्तिशाली राष्ट्रीयता से ओटपुट राष्ट्र का निर्माण हुआ। ठीक। फिर एडरसन कहते हैं, जो संस्कृति के रूप में समझना चाहते हैं, समझाते हैं राष्ट्रवाद को, एडरसन वो कहते हैं कि अपनी बुक इमेजेंड कम्युनिस्ट रिफ्लेक्शन ओ थे ओरिजिन ऑफ स्पेंड का नेशनलिज्म, समुदाय इनसे बड़े हैं कि यहाँ सब लोगों को जान नहीं पाते हैं। यानी जो समुदाय हैं, जो समुदाय, ये कहते हैं जो समुदाय जिनकी इतनी बड़ी संस्कृति है वो आपस में नहीं जान पाते हैं एक दूसरों को। इसलिए राष्ट्र का एक प्राचीन अवधारणा है कि लेकिन राष्ट्र आधुनिक विचार है। भले ही राष्ट्र में रहने वाले व्यक्ति एक दूसरे को नहीं जानते लेकिन फिर भी वह राष्ट्र में रहते हैं और उस राष्ट्र में स्वर्ण को अलग नहीं कर पाते, यानी खुद को अलग नहीं कर पाते। मतलब आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखोगे, इंडिया इतना बड़ा देश है, आप कुछ रिश्तेदारों को छोड़ दिया जाए तो बाकी समाज के लोगों को आप नहीं जानते और लोगों को नहीं जानते। आप 4 गली दूर जाओ, 4 मोहल्ले दूर जाओ, आप उनको नहीं जानते लेकिन फिर भी उनमें राष्ट्र की भावना रहती है। क्यों? क्योंकि वो उस देश में रहते हैं। भले एक दूसरे को नहीं जानते लेकिन अगर जब राष्ट्र की और देश की बात आती है तब उस जगह सब एक होते हैं। उसके बाद एंथनी डी स्मिथ अपनी पुस्तक द एथनिक ओरिजिन ऑफ नेशन में के अनुसार राष्ट्र ऐतिहासिक रूप से जुड़ा हुआ है। यानी ये कहते हैं कि जो राष्ट्र है वो हिस्टोरिकल रूप से जुड़ा हुआ है। आधुनिक समाज में जो राष्ट्रवाद का विकास अचानक नहीं हुआ है, जो आधुनिक यानी जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें जो राष्ट्रवाद है, नेशन है, उसका अचानक में विकास नहीं हुआ। ये पुराने समाज में निर्जातीय बंदों द्वारा विकसित की गई, आधुनिक समाज में ये भावना राजनीतिक रूप से परिवर्तित हो गई है। यानी ये पहले से ही चली आई है, हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक रूप से ही थी ये धीरे धीरे आधुनिक युग में तेजी से आगे बढ़ रही है। इस प्रकार राष्ट्रवादी भावना का विकास ऐतिहासिक होता है जो भाषा और संस्कृति धरोहर से जुड़ा होता है। इन विचारकों से स्पष्ट है कि जिस प्रकार राष्ट्रवाद निर्माण के लिए कुछ तत्व उत्तरदायी हैं, उसी प्रकार राष्ट्रवाद के उदय और विकास के लिए भी कुछ तत्व सहायक हैं। इनमें कुछ है भौगोलिक एकता, मतलब जैसे जिस प्रकार राष्ट्र निर्माण, किसी देश का निर्माण के लिए कुछ तत्वों के उत्तरदायी होते हैं, तत्व उत्तरदायी होते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रवाद के उदय और विकास के लिए भी कुछ तत्व या सहायक होते हैं। इसमें मुख्य भौगोलिक एकता, निर्जातीय संबंध, समान संस्कृति, ऐतिहासिकता, संस्कृति और राष्ट्रीयतिक धरोहर, भाषाई एकता तथा राजनीतिक एकता के बारे में कहते हैं। ये सभी तत्व राष्ट्रवाद के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आता है कंक्लूजन यानी निष्कर्ष में। राष्ट्रवाद एक विश्वास है कि लोगों को एक समूह की ऐतिहासिक परंपरा, चाहे जातीयता या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करते हैं लोग, और इन सीमाओं के कारण वे इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि उन्हें अपने स्वयं के निर्माण के आधार पर अपना स्वयं का संप्रभुत्व राजनीतिक समुदाय, राष्ट्र स्थापित करने का अधिकार है। ठीक, अधिकार है, अधिकार है। अगला है, ठीक,
अगला है इसमें, राष्ट्रवाद के अध्ययन के लिए विभिन्न दृष्टिकोण या उपागम। याद रखना, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, दृष्टिकोण शब्द की जगह उपागम लिखेगा। ठीक, इनमें से दो उपागम पूछेगा। ठीक, इन चार उपागमों में से दो उपागम कंपलसरी पूछेगा, लेकिन कौन से पूछेगा ये नहीं पता। राष्ट्रवाद के अध्ययन के लिए या उपनिवेशवाद के अध्ययन के लिए और राष्ट्रवाद के अध्ययन दोनों के लिए कौन से उपागम हो के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण या उपागम, जिसमें हम औपनिवेशिक या क्रेबिज या साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, ये तीन नाम है एक ही उपागम के। पहले उपागम में देख लें आप, औपनिवेशिक, क्रेबिज, साम्राज्यवादी या दृष्टिकोण। इसमें ये 1757 में प्लासी के युद्ध में जो भारत ने विशेष शासन की नियुक्ति में ब्रिटिश शासकों ने अपना शासन को दृढ़ करने के लिए इतिहास लेखन की परंपरा का विकास किया। अंग्रेजी लेखक ने भारत को बेकार दृष्टि और पिछड़ेपन में देखा। यानी 1857 की जो प्लासी युद्ध में था, वो भारत में अपने जो विशेष शासक की नियुक्ति, यानी जो ब्रिटिश आए उनके साथ जो लेखक आए, उन्होंने भारत की जो छवि को दिखाया ना, वो बहुत नीचा गिरा हुआ बेकार पिछड़ेपन की छवि को दिखाया है। अपने बहुत बेकार और पिछड़ेपन की छवि में दिखाया। 1960 के दशक में जब जॉन गैलेधर, गोल्डरिन जॉनसन, अनिल सील ने कैम्ब्रिज स्कूल की आधारशिला रखी थी इन्होंने, यानी ये जो विचारक है ना, ये इन्होंने कैम्ब्रिज स्कूल की स्थापना आधारशिला यानी स्थापना की इसकी। अब उसके बाद 1973 में एक थीसिस लिखी गई जो निबंधों का संग्रह था, जिसका नाम था लोकलिटी प्रोविंग एंड नेशन एर्जेस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर लिखी गई यह थीसिस ने दुनिया के सामने भारत की एक नई छवि पेश की, और इतनी बेकार छवि पेश की कि भारत में मतलब ऐसा कभी था ही नहीं, गौरव को ही ख़त्म कर दिया इसमें। इस थीसिस में बताया गया कि भारत पिछड़ापन है, लोगों में इसमें एकता नहीं है, फूट डालो राज करो, ठीक है, सभी अलग अलग जाति धर्म को मान्यता दे रहे हैं। इतनी बेकार तरीके से भारत की छवि को रखा गया इस दृष्टिकोण में कि आगे कुछ कहा ही नहीं गया। उसके बाद जिसके अनुसार, मतलब किसके, इस थीसिस के अनुसार ही राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्रीयता ना होकर केवल एक स्थानीय अवधारणा के रूप में दुनिया के सामने पेश किया गया। नहीं, इन्होंने क्या बताया कि ये जो राष्ट्रीय आंदोलन है, ये राष्ट्रीय आंदोलन नहीं थे, ये सिर्फ स्थानीयों पे झगड़ा, छोटा मोटा ऐसे ही संघर्ष रहा है, वह बाद में ऐसे खत्म हो गया है। इतनी बेकार स्थिति बताई गई इसमें। वह केवल समूह पर आधार था, यानी जो सामूहिक संघर्ष चल रहा था भारत में, और कोई नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे, यानी जो महात्मा गांधी और भी जो आंदोलन थे, उनको छवि को एकदम बेकार करके दिखाया गया इस थीसिस में। भारतीय राष्ट्रवाद स्थानीय हितों व राष्ट्रीय हित, सॉरी, हितों की जगह हितों होगा, हितों और राष्ट्रीय हितों के बीच टकराव है। इस अंतर विरोधी और प्रतिद्वंदी के बीच अगर राष्ट्रवाद है भी, तो वह ब्रिटिश शासन से अपने लिए समान में शक्ति और संपत्ति प्रदान करना चाहता है। अनिल सील कहते हैं अपनी पुस्तक द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में के अंतर्गत, वो लिखते हैं कि भारतीय जो राष्ट्रवादी एक छोटा सा कुलीन वर्ग का समूह है, यानी जो भारतीय राष्ट्रवाद है वो एक छोटा सा कुलीन वर्ग का समूह है जो स्वर्ण ब्रिटिश सरकार से प्रतिस्पर्धा व सहयोग दोनों करते हैं। यानी एक तरफ वो लड़ते भी हैं और सहयोग भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से मांगते हैं, यानी ये तो चापलूसी करते हैं ये लोग। इस दृष्टिकोण में एकदम चापलूसी दिखाई गई है ब्रिटिश, उसमें ब्रिटिशों की तरफ से जो लेखक ने लिखा है, ब्रिटिशों को इसमें इसमें बहुत महान दिखा दिया गया है, और राष्ट्रीय आंदोलन भारत को बेकार छवि में दिखाया गया, ताकि अब इसमें प्रतिस्पर्धा और सहयोग करते हैं ताकि वह अपनी शक्ति को बनाए रखें तथा जो भी अधिकार ब्रिटिश सरकार से उन्हें मिल रहे हैं वह भी कायम रह सकें। आगे ये वो कहते हैं कि इस प्रकार स्पष्ट रूप से क्रैबिज इतिहास ये मानते हैं कि जो ब्रिटिश भारतीय राष्ट्रवादियों में संरक्षण संरहित से संबंधित हैं, वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कोई आदर्श से भरपूर नहीं था। यह आंदोलन सिर्फ राष्ट्रवादी के स्वर्ण के हितों से जुड़ा था, जो केवल संपत्ति व सभा के लालच के लिए लिया गया था। अनिल सील फिर कहते हैं, उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि ब्रिटिश शासकों जो द्वारा जो शिक्षा के अवसर प्रदान किए गए थे, जो एजुकेशन दी गई,
उन उसकी भी प्रशंसा की। उन्होंने ये बताया कि कानूनी चिकित्सा और पत्रकारिता के संबंध में इन संबंधों ने नए अवसर खोले। इस प्रकार भारत में जो राष्ट्रवाद पनप रहा है वह संस्थागत है और अंग्रेजी पढ़ने वाले कुलीन वर्ग के द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए लगाया गया है। निसंदेह क्रेबिज इतिहास भारत के राष्ट्रवाद को नकारात्मक दृष्टि से देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि ये कहते हैं कि जो एजुकेशन आई है ब्रिटिशों ने दिया है भारत में। पहले एजुकेशन नहीं थी क्या? पहले भारत में एजुकेशन नहीं थी। अपने यहाँ कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, तक्षशिला, नालंदा, इतनी बड़े बड़े विश्वविद्यालय रहे हैं। और ये आजकल के दृष्टिकोण में इसमें बताया गया कि भारत में जो शिक्षा व्यवस्था आई, मैकेले की शिक्षा व्यवस्था आई है, उन्होंने बताया कि भाई शिक्षा हमारी देन है और जो चिकित्सा, पत्रकारिता और जो संस्थाएं खोले हैं उनमें सिर्फ हमने ही पढ़ाया है लोगों को और किसी की भूमिका नहीं रही है। साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पूरी तरह से अनदेखी की है। जो साम्राज्यवादी यानी जो ब्रिटिश इतिहासकार थे, जो उनके साथ आए थे अंग्रेज, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस मतलब सॉरी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन थे कि पूरी तरह से अनदेखी कर दी। कहा ये तो बेकार का झगड़ा है। राष्ट्रवाद के मूल में जो अंतर विरोध चल रहे थे उन पर एक तरह के विचार रखने की कोशिश की गई। उसके बाद जेम्स मिल व मैकाले, ये मैकाले जिन्होंने अब एजुकेशन सिस्टम पे पहले एजुकेशन सिस्टम लिखा, इन्होंने जेम्स और मैकाले ने भी भारतीय राष्ट्रवाद को उपयोगितावादी दृष्टिकोण से देखा। यानी उन्होंने भारत के जो गौरवमयी इतिहास रहा है, यानी जो गौरव इतिहास रहा है भारत का, उसको अनदेखा किया बल्कि नकारा भी। जेम्स मिल का मानना है कि जो ब्रिटिश के आने से पहले हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग पिछड़े थे बल्कि प्रचंड तानाशाह थे। यानी वो बेकार थे, हिंदू मुस्लिम कोई काम के नहीं थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट आई उसके बाद ये लोग काम से आए, इनकी व्यवस्था की, इनका विकास किया गया। ठीक है। भारत में ना तो पुनर्जागरण आया, यानी वो मानते हैं, जो इंडिया के कॉन्सेप्ट में आप पढ़ोगे भारत में पुनर्जागरण की समय का काल, वो कहते हैं कि भारत में कभी पुनर्जागरण आया ही नहीं। वह अंधकार से बाहर निकल पाए, इस प्रकार अंधकार से प्रकाश में आने का समय ब्रिटिश लोगों का ही करना था। यानी जो इस अंधकार से सिर्फ ब्रिटिश भारत मतलब ब्रिटिश सरकार ने ही इन्हें निकाला है और सभी इनका विकास किया है। इसके लिए कांग्रेस तैयार थी, जिसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी, क्योंकि वह श्वेत आदमी से बोझ का पालन कर रहे थे। इसके बाद ये दृष्टिकोण खत्म हो गया है। अब अगला दृष्टिकोण है राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। हम राष्ट्रवाद में एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण यानी दूसरा दृष्टिकोण है। ये उपनिवेशवादी दृष्टिकोण के विपरीत था। यानी जो ऊपर वाला दृष्टिकोण हमने उपनिवेशवाद यानी साम्राज्यवाद कैपेजियन वाला जो दृष्टिकोण पहला दृष्टिकोण, उसके बिल्कुल उल्टा था ये। ठीक। इसमें अपने देश के लोगों ने काम किया, लेख लिखे, अपनी पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है। उपनिवेशवाद दृष्टिकोण के विपरीत राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने ब्रिटिश शासन के क्रूर रूप को सामने रखा। यानी ब्रिटिश शासन का जो अत्याचार रूप था जनता पे हो रहा था उसको सामने रखा। गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश शासकों के जो रूप सम्मान थे वो इतिहासकारों ने सामने रखा। इस दृष्टिकोण को मानने वाले को प्रमुख है लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, एक सी लिख गया, केसी मजदूदार, वी आर नंदा आदि थे। इन्होंने शुरुआती राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने औपनिवेशिक विचारों की आलोचना की तथा उसके जो शोषणकारी स्वरूप के बारे में लिखा। ब्रिटिश इतिहासकारों का यह विचार है कि भारत सभी एक राष्ट्र नहीं रहा है। मतलब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट था वो मानते कि भारत कभी एक राष्ट्र रहा ही नहीं है, इसको लड़ाओ और झगड़ा करवाओ और अपना राज करो। ब्रिटिश शासकों ने भारत को राष्ट्रवादी बनाया, इस विचार की आलोचना की। यानी जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने भारत को राष्ट्रवादी बनाया, उससे पहले तो भारत कभी राष्ट्रवादी था ही नहीं। इस व्याख्या की, इस विचारधारा को आलोचना की और वास्तविकता में माध्यात्मिक भारत और भौतिक ब्रिटेन के बीच एक विवाद को जन्म दे चुका था, जिसका उत्तर राष्ट्रवादी इतिहासकार दे रहे थे और ये स्पष्ट कर रहे थे कि जो ब्रिटिश शोषण के कारण ही भारत संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक विकास नहीं हो पाया। यानी जो भारतीय विचारक थे वो कहते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसकी वजह से भारत का जो सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास था वो कभी हो ही नहीं पाया। ठीक। और कुछ इतिहासकारों ने भारत के गौरव को इस इतिहास में ही भी पाया कि भारत की जो सनातनी संस्कृति थी
जो हिंदुओं की सनातनी संस्कृति थी उसमें गतिशीलता भी है और समन्वय भी है, सामान्य भी है, और सभी को स्वीकार करने की, सम्मति करने की उच्च संस्कृति भी रही है। ठीक है। यहाँ के राजाओं ने हमेशा सर्वहित को सर्वोपरि रखा। सम्राट अशोक के राजा में ये अपने देश की मतलब बड़ाई, प्रशंसा कर रहे हैं, और वो ये उजागर कर रहे हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें बता के गई है वो बेकार है, ऐसा कुछ है नहीं, हमारा भी देश गौरवपूर्ण रहा है। अशोक के राज्य में लगभग पूरा भारत सम्मिलित था। उनके समय में पूरा समय खुशहाली था, यानी जो राष्ट्रवाद की बात करें, जो अशोक का शासन था उसमें पूरा भारत एक था। ठीक है, सभी सम्मिलित था। सांस्कृतिक एकता, साथ साथ सामाजिक समानता थी। लेकिन ब्रिटिश शासन के उद्देश्य केवल व्यापार का एकाधिकार था, और फिर धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर कब्जा करने का मंशा थी इसमें। यानी कि जो बताते हैं कि जो ब्रिटिश शासन था उनका केवल क्या था, व्यापार करो और धीरे धीरे पूरे भारत पे कब्जा कर लो, चाहे व्यापारिक से, प्रशासनिक से, धीरे धीरे अपना कब्जा कर लो। राष्ट्रवादियों ने ये स्पष्ट रूप से बताया कि जो भारतीय जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीति और सांस्कृतिक पतन के लिए ब्रिटिश सरकार जिम्मेदार है। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का सावन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का परिणाम था। ठीक। अतः उन्होंने भारत के गौरव में, इतिहास में शासन आज तक का पूरा चित्रण उनके सामने पेश किया, कि जो गांधी जी से दादा भाई नौरोजी सभी इस बात पर सहमत दिखे कि भारत एक राष्ट्रवाद बनने की अवस्था में था, बिल्कुल अवस्था में था। ब्रिटिश, अब आगे लिखे हम कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट आई उसने जिस प्रकार भारत का आर्थिक शोषण किया उसको दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में लिखा। यानी जो गवर्नमेंट आई ब्रिटिश की, जो शासन रूल करने आए, वो जो आर्थिक शोषण किया उसमें उनको सब देखते हुए, जो भारत पे जो आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण हो रहा है उनको देखते हुए दादा भाई नौरोजी ने अपनी जो पुस्तक प्रॉपर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी जो एक पुस्तक है प्रॉपर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और आर सी दत्त ने अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में किया है। ये पुस्तकों का नाम जरूर लिखें आप एग्जाम में। ठीक है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में किया। दादा भाई नौरोजी ने निष्कासन सिद्धांत के द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की पोल खोली, यानी निष्कासन सिद्धांत दिया। तो उसमें क्या किया, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट की औपनिवेशिक शासन है उसकी पोल खोल दी कि कैसे लोगों पे शोषण हो रहा है, कैसे अत्याचार किए जा रहे हैं, आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, राजनीतिक शोषण। और उसके बाद वी.डी. सावरकर ने जब 1857 की क्रांति में भारत को सर्वप्रथम स्वतंत्र संग्राम का तथा राष्ट्रवादी विचार को स्पष्ट दिखाई देती है। यानी जो 1857 का विद्रोह था, जो आप आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, उन्होंने उसे सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, जिसे ये स्पष्ट होता है कि जो इसमें देश में राष्ट्रवादी विचारधारा को स्पष्ट दिखाई दे, राष्ट्रवादी सभी सब एक समान रहेंगे, एक साथ एकजुटता रहेंगे, तभी तो राष्ट्रवादी भावना होगी देश के प्रति, वो उस चीज़ को दिखाते हैं। जहां एक औपनिवेशिक ब्रिटिश इतिहास भारत राष्ट्रवाद को अभिजन वर्ग के लालच का परिणाम मानने से नहीं चूकते थे। यानी भारत इतिहास ने स्पष्ट किया कि भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ें 19वीं सदी में मजबूती से उभरकर सामने आ रही थी। ये तो ब्रिटिशों ने यूं ही दबा दिया। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार विपिन चंद्रा, इनकी बहुत बुक आती है हिस्ट्री पे, बहुत बढ़िया बुक लिखी है इन्होंने। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार बिपिन चंद्रा के अनुसार औपनिवेशिक काल राष्ट्रवाद और उपनिवेशवाद के मध्य एक लड़ाई रही थी। यानी औपनिवेशिक काल का राष्ट्रवाद और उपनिवेश के मध्य एक लड़ाई थी। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि कैम्ब्रिज स्कूल के सामने राष्ट्रवादी स्कूल उपनिवेशवाद की व्याख्या शोषणकारी तथा ब्रिटिश शासन के स्वर्ण को उच्च समझने वाली संस्था के रूप में करते हैं। यानी जो क्या बोलते हैं, कैम्ब्रिज स्कूल था, उन्होंने ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी और ब्रिटिश शासन के स्वर्ण उच्च पदों की संस्था की चर्चा की है। मतलब उन्हें एक बड़े लेवल पे दिखाया है और बाकियों को सभी को छोटे लेवल पे। अब आता है मार्क्सवादी दृष्टिकोण, राष्ट्रवाद के अध्ययन के मार्क्सवादी दृष्टिकोण। इसमें हम मार्क्सवादी विचारधारा उपनिवेशवाद के एक बुराई के रूप में देखते हैं। यानी उपनिवेशवाद आपने पहले लेक्चर में पढ़ा है, ठीक है ना, उसको कहते हैं एक बुराई के रूप में देखते हैं, कहते हैं बहुत बुरा है। मार्क्सवादी स्कूल में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की व्याख्या वर्गीकृत चरित्र के आधार पर की गई है, चरित्र के आधार पर की गई है। मार्क्स ने एक लेखमाला में स्पष्ट लिखा है, यानी अपनी एक बुक में स्पष्ट लिखा कि
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस प्रकार भारत पर कब्जा किया वह पहले के आक्रमणों से अलग था। ठीक है, एक मजदूर बनाया, मजदूरी का काम कराया लेकिन पैसे ज़्यादा नहीं दिए, दिन रात काम कराते रहे, अत्याचार अलग से किया। ये सब इस दृष्टिकोण में बताया है कार्ल मार्क्स का। मार्क्स का मानना था कि जो भारत में अंग्रेज के आने से पहले जिन आक्रमणकारियों का आए हुए ये आकार भारतीय संस्कृति में राज बस गए, लेकिन मतलब जो पहले के वो थे आक्रमणकारी शासक थे जो उन्होंने भारत में आक्रमण किया, आए उनकी संस्कृति अपनाई, रस बस गए, पूरा सम्मान से रह गए। लेकिन जब ब्रिटिश आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, उनका विजय हुआ, तो पहलू का यह था कि भारत का इसका सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव बहुत बुरा पड़ा। क्यों? क्योंकि ये व्यापार के साथ साथ बहुत चीज़ें लेके गए। यहाँ एक और ब्रिटिश राज ने भारतीय ताने बाने को छीन भिन्न कर दिया, वहीं दूसरी तरफ भारत में जो पूंजी व्यवस्था की नींव रखने वाला जो ब्रिटिश राज का ही था, जो कि मार्क्स के अनुसार एक प्रगतिशील कदम था। जबकि आज राज भारतीय जनता के दर्द को समझना नहीं जा सकती। ठीक है, किस तरह ब्रिटिश काल में उसमें रखा किया। भारतीय मार्क्सवादी इतिहासकार रजनी पामदत्त, ए एक आर देसाई, सुमित सरकार और विपिन चंद्रा ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विश्लेषण किया है। ये भारतीय मार्क्सवादी इतिहासकार रहे हैं। रजनी पामदत्त, जो रजनी पामदत्त हैं, उनकी पुस्तक है इंडिया टुडे में लिखा है कि भारत की गरीबी के लिए उपनिवेशवाद जिम्मेदार है। ठीक है, उन्होंने भारत में साम्राज्यवादी शासन को 3 चरणों में विभक्त किया है। पहले चरण में व्यापारिक पूंजी का है, जिसकी शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। मार्क्सवाद है तो व्यापार उपनिवेश को बुरा मानेंगे इसमें। ठीक है, शोषणता को बुरा मानेंगे ये लोग, मतलब मजदूर वर्गों को अच्छा मानते हैं ये लोग, उनके उत्थान के लिए काम करेंगे। ठीक है, उनकी सही समृद्धि के लिए काम करेंगे, मजदूरों के लिए काम करेंगे। ठीक है, पहले चरण की बात जब ये करती हैं तो उसमें लिखती हैं कि ये शुरुआत जो हुई व्यापारिक पूंजी का, उसकी शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी से किया। फिर दूसरा चरण औद्योगिक पूंजीवाद का है, जिसमें भारत का सामाजिक और आर्थिक शोषण किया गया। औद्योगिक में दिन रात काम करो, पैसा नहीं देते थे। और तीसरा चरण ये था कि जो द्वितीय पूंजीवाद का था, जबकि कंपनी के द्वारा उद्योगों पर एकाधिकार किया गया, और इस चरण में एकाधिकार नियंत्रण के द्वारा भारतीय धन को लूट मचाई गई। पूरी तरह भारत के जितने भी वो थे धन संपदा थी, सबको लूट मचाई गई। यहाँ भारत का एक सूती कपड़े का निर्यात की अवस्था से केवल कपास के आसपास के रूप में बदल गया। मतलब पहले अलग अलग खेती किए जाते थे, इतना कर बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने कि लोग खड़ी फसलें, मतलब वो कपास वपास नील की खेती करने लगे, अनाज उगाना छोड़ दिए। उससे क्या हुआ, इनकी ज़मीनें बेकार होती चली गई। ठीक, इस प्रकार तीनों चरणों की भारतीय आर्थिक अवस्था का शोषण, लूट अलग अलग प्रकार से किया गया। ब्रिटिश राज का भारत में केवल एक उद्देश्य है, धन संसाधन ब्रिटिश बुजुर्ग वर्ग का द्वारा लूट, पूरी तरह लूटो धन संपदा। ए आर देसाई, ठीक है, ए आर देसाई, सोशल बैकग्राउंड टू इंडियन नेशनलिज्म, ये थोड़ा टफ है लेकिन आप पढ़ेंगे तो 2-2 बार वीडियो देखेंगे तो हो जाएगा, आपका याद हो जाएगा सब। भारत में जितने भी धर्म सुधार आंदोलन हुए उनमें जागरण हुआ जो भारतीय की राष्ट्रवादी चेतना का ही परिणाम था। ठीक, इनका मानना था कि जो ब्रिटिश शासन के जो कारण थे राष्ट्रवाद का, में हुआ देसाई भारतीय राष्ट्रवाद को 5 चरणों में विभाजित कहते हैं। राष्ट्र मतलब ब्रिटिश शासन के कारण राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ, तो देसाई भारतीय राष्ट्रवाद को 5 चरणों में बताते हैं कि राष्ट्रवाद का कैसे हुआ। पहली अवस्था में वो बताते हैं कि 1857 से 1885 वो बताते हैं कि जब भारत में आधुनिक शिक्षा के कारण एक बुद्धिजीवी वर्ग का जन्म हुआ, इस दौरान सुधार आंदोलन आया जो भारतीय राष्ट्रवाद का आधार बना। दूसरी अवस्था में बताते हैं फिर 1885 से 1905 में थी जो दूसरी अवस्था, जिसमें उन्होंने बताया कि जो जबकि आंदोलन आम जनता की असंतोष के कारण कांग्रेस का गठन हुआ था। ये उदार राष्ट्रीयता की अवस्था थी। इस समय बेरोजगारी आर्थिक समस्या से उपनिवेशिक भारत जूझ रहा था। उग्र राष्ट्रवादियों को ये समझ आ चुका था कि उनकी सभी समस्याओं और आर्थिक शोषण का कारण ब्रिटिश शासन है। ठीक है, इसलिए सब एक हो जाओ और ब्रिटिशों को भगा दो।
तीसरी अवस्था वो बताते हैं 1905 से 1918, जबकि राष्ट्रवादी आंदोलन ने उग्र राष्ट्रवाद ने आगे बढ़ाया। जहां एक और सरकार का दमन बढ़ा रहा था, वहीं उग्र राष्ट्रवादी की गतिविधियां भी तेज होने लगी। ये समय युवा वर्ग के उत्थान का समय था। ठीक है। चौथा है, चौथा चरण बताते हैं 1918 से 1934 का, जो गांधी युग का था। और इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, भारतीय आंदोलन को निर्दयता से दबाने की कोशिश की। आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले चुका था, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी आंदोलन को कह रही थी कि कैसे भी दब जाए आंदोलन, लेकिन आंदोलन कैसे दबा जाए कि सारे देश एकजुट होकर लड़ने लगे। किसानों ने मजदूरों से असंतोष बढ़ा, यानी किसान मजदूर ज़्यादा असंतोष हो कि उनके साथ ज़्यादा आर्थिक शोषण किया जा रहा था। ठीक। राष्ट्रवादी आंदोलन में पूंजीपतियों की सहभागिता बढ़ी जा रही थी। साम्राज्यवादी और साम्यवादी आंदोलन की नींव में भारत बढ़ चुकी थी। पांचवी अवस्था आती है 1934 से 1939 में, जबकि साम्यवादी दलों ने छात्रों, किसानों, मजदूरों ने अपना प्रभाव स्थापित कर दिया था। वर्ग चेतना पर आधारित आंदोलन का विकास हो गया था। राष्ट्रवाद का विकास इसलिए संभव हो पाया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नेतृत्व व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्याय की मांग करने लगा था। और धीरे धीरे किस श्रमिक, महिलाओं, समाज में शोषित वर्गों जागरूकता बढ़ने लगी। राष्ट्रवाद के लिए आवश्यक हो गया कि चलो कि एक बराबरी का समाज स्थापित किया जाए, जहाँ की किसी वर्ग का शोषण या संभव ना हो सके। ऐसे समाज की बात करें, वर्गविहीन समाज की बात करते हैं ये लोग। ठीक है। मार्क्सवाद लेखक ये मानते हैं कि भारत का उद्भव तभी संभव है जब श्रमिकों और कृषकों का उद्भव होगा, और भारत की आज़ादी तभी सफल मानी जाएगी जब सर्वहारा वर्ग को समझने में बराबरी का हिस्सा प्राप्त होगा सभी को। ठीक है। ये लास्ट है आपका दृष्टिकोण, जिसे निम्न वर्गीय दृष्टिकोण या मध्यम वर्गीय दृष्टिकोण कहा जाता है। ठीक है। निम्न वर्गीय विचारधारा सभी विचारधाराओं में से सबसे न्यून है, एकदम न्यून थॉट आप कह सकते हैं, दृष्टिकोण कह सकते हैं। निम्न वर्गीय उपागम के इतिहासकारों ने भारतीय राष्ट्रवाद की अपनी ही व्याख्या की है। ठीक है। यह दृष्टिकोण समाज में हाशिए पर बैठे लोगों, यानी किसान, मजदूर, महिला, आदिवासी, उन लोगों के बारे में बात करता है जिनको समाज ने कभी समझा ही नहीं है। उनकी बात करता है जो ख़त्म होने के कगार पे हैं, जैसे कि किसान जो मजदूर काम कर रहे थे फैक्ट्रियों में, खेतों में जो किसान काम कर रहे थे, घर में जो अत्याचार महिलाओं पे हो रहा था, जो आदिवासी जंगलों में रहते हैं उन पे जो अत्याचार होता, उन सब की बात करते हैं। कहते हैं कि इनको इतिहास में तो कहीं बताया ही नहीं गया, इनकी कोई भूमिका ही नहीं दिखाई गई, इनके बारे में किसी ने बात ही नहीं की। ये निम्न वर्गीय दृष्टिकोण इन सब पे बात करता है। ठीक है। इतिहास में इन नज़रियों को हमेशा ही नज़रअंदाज कर देते हैं, और अभी भी किसानों को नज़रअंदाज कर दिया गया है, मजदूरों को बहुत से उसमें नज़रअंदाज कर देते हैं। 20वीं सदी, साड़ी लिख गया, सॉरी, ये 20वीं सदी है। ठीक है। का इतिहास अभिजन वर्ग को सोच पर लिखा गया, जिसमें आदिवासी, महिलाएं, निम्न वर्ग व मध्यम वर्ग के बारे में सोचता ही नहीं गया। मतलब 20वीं सदी जो हिस्टोरिकल इतिहास लिखा इन लोगों ने, उसमें महिलाओं, आदिवासी, किसानों के बारे में तो लिखा ही नहीं गया, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के बारे में सिर्फ उच्च वर्ग का इतिहास रहा है। इसलिए ये दृष्टिकोण इनकी बात करता है। ग्रामसी ने जब सब अल्टरन शब्द का इस्तेमाल किया तो इसका अर्थ सर्वहारा वर्ग तथा हाशिए पर बैठे वर्ग से ही था। एल्टोनियो ग्रामसी ने, ये ग्रामसी है लेकिन इनका पूरा नाम है एल्टोनियो ग्रामसी, ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, एक विचारक हैं, पाश्चात्य विचारक हैं ये। इन्होंने सब अल्टरन शब्द का प्रयोग किया था, जो अपने उनका अर्थ था सर्ववर्ग या हाशिए पर बैठे वर्ग से ही है। इतिहासकार रंजीत गुहा सब अल्टर स्टडीज में ये अपनी बुक में लिखते हैं कि मैं अभिजात वर्ग तथा निम्न वर्ग को परिभाषित किया है। इन्होंने बताया है उसके बारे में अपनी बुक में। अभिजात वर्ग से गुहा का अर्थ था वर्चस्व वाला वर्ग, जिसमें देसी व विदेशी दोनों को ही उन्होंने शामिल किया। ठीक है। आगे ये लिखते हैं, उन्होंने लिखा कि इतिहास से जनता की अनुपस्थिति देखी जा सकती है। जो हिस्टोरिकल है,
जो उनकी बुकों में अगर पढ़ोगे तो अनुपस्थिति क्या देखी जाती है, जनता की अनुपस्थिति देखी जा सकती है, केवल कुलीन वर्ग का ही जिक्र है, निम्नलिखित में हराशय पर बैठे लोगों का स्वायत्तता पहचान ही नहीं मिल पाती, यानी जो कुलीन वर्ग हैं, जो बड़े लोग हैं, उन्हीं का ही सिर्फ इसमें जिक्र मिलता है, व्याख्या की गई है, बाकी तो किसी का किया ही नहीं गया। निम्न वर्गीय विचारधारा ने और गैर अभिजात वर्गों के नज़रिए से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को लिखा है। इन विचारों के अनुसार भारत में अभिजात वर्ग जिम न केवल भारतीय बल्कि विदेशी में शामिल थे, उनमें तथा निम्न वर्गीय के बीच लगातार विचारधारात्मक लड़ाई चलती थी। मतलब इन्होंने स्वतंत्रता में भी अपने सभी भाग लिए, हर लड़ाई में भाग लिया, भारत के साथ मतलब अपने देश के साथ खड़े रहे, लेकिन फिर भी इनका कोई जिक्र नहीं मिलता है। रंजीत गुहा ये मानते हैं कि क्रेविज और राष्ट्रवादी जो विचारक रहे थे, यानी क्रेविज स्कूल अभी पहला दृष्टिकोण था जो, और राष्ट्रवादी विचारक जो दूसरा दृष्टिकोण है, अभियान पक्ष को इतिहासकार लेखन प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में इन दोनों ही प्रकार के विचारों ने अभिजात वर्ग की सफलता का वर्णन इतिहास में किया है, जबकि हराशय पर बैठे लोग यानी जो किसान, मजदूर, महिला हैं, किसी भी विचार का ध्यान ही नहीं गया इस पे, ना ही उसका योगदान वर्णन या इतिहास में कहीं कुछ मिलता है। ठीक, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अभिजात वर्ग से स्वतंत्र होकर अन्य वर्गों के योगदान को भी पहचानने की आवश्यकता है। राष्ट्रवादी इतिहासकार में किसान जो हैं, किसान आंदोलन का जिक्र नहीं मिलता, बल्कि उसकी जगह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार योगदान दिया इसका वर्णन मिलता है। यानी जो भारतीय अभिजात वर्ग जो स्वतंत्र अन्य वर्गों के योगदान में पहचान की आवश्यकता है। जो राष्ट्रीय इतिहासकार हैं, जो नेशनल लेवल पे इतिहासकार हैं, उनके किसान आंदोलन का जिक्र ही नहीं मिलता। उनकी बुकों में तो ये मिलता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार स्वतंत्रता में योगदान दिया। फिर वो आगे लिखते हैं, अभिजनवादी इतिहासकारों ने आम आदमी को स्वतंत्रता संग्राम में केवल एक उपकरण की तरह माना, यानी एक उपकरण की तरह स्वतंत्रता संग्राम में माना, उसके बाद इनकी कोई चर्चा ही नहीं है। जबकि उप आश्रित अध्ययन उस पर जोर देता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मजदूर, किसान, महिलाओं और दलितों, आदिवासी व निम्न वर्गों का योगदान किस प्रकार का रहा है। वो बताते हैं कि उन्होंने किस प्रकार योगदान दिया स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में, भारत की आज़ादी में कैसे अपने योगदान दिए हैं, ये उप आश्रित बताता है। निम्न वर्गीय आंदोलन, इन वर्गों की हमेशा दबाया गया, इनका शोषण किया गया, इनकी आवाज़ को किसी न किसी ने भी सुनने का प्रयास नहीं किया, कह दिया है मैं नहीं सुन रहा इनकी आवाज़। इसलिए रंजीत गुहा भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास को कुलीन वर्ग की आध्यात्मिक जीवन के गाथा करते हैं, जबकि कुलीन वर्ग कभी भी आम आदमी की आवाज़ बन ही नहीं सकता। निम्न वर्ग कभी भी राष्ट्रीय संग्राम में एक स्थान भूमि नहीं निभा पाए, क्योंकि भूमिका नहीं निभा पाए, क्योंकि वो लोग जहाँ एक और अभिजन वर्गों का शोषण सहन कर रहे थे और वहीं अस्मिता को बनाए रखने का भी प्रयास कर रहे थे, उनका शोषण भी हो रहा था। और वो ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसमें से 2 जरूर आएगा आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। फिर भी मैं कहता हूँ दिल से, एजुकेशन एकलव्य में आपका फिर से अगली वीडियो में स्वागत करते हैं।